हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने ये देखा था कि वो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मिलके बना हुआ होता है, उसको हम दो सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी बना सकते हैं। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियोज। इसका मतलब क्या है, पहले तो अपन वो समझ लेते हैं। एक्चुअली मेंडल ने अपना जो पूरा काम किया था पी प्लांट के ऊपर स्पेसिफिकली, तो उन्होंने 7 जीन्स लिए थे, यानी उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे जिनको हर एक को एक जीन कंट्रोल करता है। तो 7 जीन्स हो गए। तो देखो, कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने लायक। मेंडल ने 7 जीन सेलेक्ट किए थे, 7 जीन्स इन द फॉर्म ऑफ 7 कैरेक्टर्स। ही सेलेक्टेड 7 जीन्स एक्चुअली। सो ये जो 7 जीन्स है, इन जीन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जिनकी वजह से मेंडल को वो रेशियोज मिले जो हमने पढ़े हैं। हम उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला, उसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे जीनोटिपिक रेशियो क्या था, मेंडल का जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो ये आया था 3:1, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे के सारे टॉल थे, स्मॉल टी ड्वार्फ था। अब एक छोटा सा सवाल बनता है यहां से कि भाई मेंडल का ये रेशियो कैसे आ पाया, 1:2:1 रेशियो आने के पीछे क्या रीजन था। तो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था कि एलिल्स जो होते हैं वो गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होकर के हर गैमिट में एक ही कॉपी पहुंचती है एक जीन की, यानी एक एलिल पहुंचता है। ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, इस फिनोटिपिक रेशियो के पीछे का क्या रीजन था? फिनोटिपिक रेशियो के पीछे का रीजन था कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होता है, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 एलिल्स ऑफ ए जीन। एक जीन के जो 2 एलिल्स है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, उनके बीच में कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी है वो रिसेसिव है। इस रिलेशनशिप की वजह से ये दोनों टॉल बन गए, और टॉल बन गए तो 3:1। ये तो टॉल होना ही था, ये तो कैपिटल टी है, ये तो टॉल होना ही था, और ये ड्वार्फ होना ही था। तो ये तो बिल्कुल से तय बात है। बट इन दोनों ने भी टॉलनेस करेक्टर, टॉलनेस ट्रेट दिखाया, इसीलिए तो 3 बने ना रेशियो के अंदर। सो इस रेशियो के पीछे का रीजन क्या है? डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। मेंडल ने जो 7 जीन लिए थे वो बाय चांस ऑल आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स, ये सारे के सारे ऑटोजोम्स के ऊपर थे। एक चीज। दूसरी चीज, ये सातों के सातों जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें से कोई भी जीन लिंक्ड नहीं है, नो लिंकेज, किसी के बीच में लिंकेज नहीं है, इसीलिए तो ये रेशियोज आए। अब मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? तो जो जीनोटिपिक रेशियो है
वो आया 1:2:1:2:4:2:1:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है। ये जीनोटिपिक रेशियो आने के पीछे का रीजन क्या है? जीनोटिपिक रेशियो आने के पीछे का रीजन है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट हो जाते हैं, और कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई भी जा सकता है, इसके साथ भी कैपिटल वाई या स्मॉल वाई जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो यहां पर एलिल का सेग्रीगेशन हो जाता है, एलिल सेग्रीगेशन। कोई भी एक जीन के दो एलिल एक साथ नहीं जाते। एलिल सेग्रीगेशन के बाद में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ तभी तो आर के साथ वाई चला गया या आर के साथ स्मॉल वाई चला गया। इसीलिए तो ये 9 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स बन पाए ना। तो इसका मतलब यहां पर एलिल सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है इस रेशियो के लिए। सोचो कि अगर कैपिटल आर के साथ हमेशा कैपिटल वाई ही जाता, यानी लिंकेज होती, तो हमको ये डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स नहीं मिलते। मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 था। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन तो ये रहा, पहला रीजन तो ये है कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, तो मतलब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है, और कैपिटल वाई भी डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर, यानी इनके अंदर भी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है। तो 7 के जो जीन थे, सातों के सातों जीन ऑल शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप है सातों के अंदर। फिर दूसरा रीजन ये भी है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी आर जीन और वाई जीन एक दूसरे के कैरेक्टर्स को कंटामिनेट नहीं करते। शेप जो है वो कलर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, और कलर है वो शेप को अफेक्ट नहीं करता। तो दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, शेप एंड कलर, वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा तो कैपिटल आर का अपना ट्रेट आएगा और कैपिटल वाई का अपना ट्रेट आएगा। यानी यह नहीं होगा कि राउंड अगर शेप है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, नहीं, कलर जो भी हो। जैसे अगर कैपिटल आर है, यानी कि राउंड सीड अगर है, तो वो राउंड सीड येलो भी हो सकता है और वो ग्रीन भी हो सकता है। ऐसे ही अगर स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड सीड आते हैं तो वो रिंकल्ड सीड येलो भी हो सकते हैं, वो ग्रीन भी हो सकते हैं। ये रीजन है, इसी वजह से मेंडल का जो रेशियो आया था वो ये 1:1:3:1 और ये रेशियोज आए थे। हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर सारे जीन ऑटोसोम पे नहीं है, या हो सकता है उनके बीच में लिंकेज हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। आगे हम यह भी पढ़ेंगे कि यहां सभी जीन्स के बीच में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होती। कहीं कहीं पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखने को मिलती है, कहीं कहीं पर कोडोमिनेंस भी देखने को मिलती है। यहां हम यह भी पढ़ेंगे कि जैसे यहां पर आर जीन ने वाई जीन को कुछ नहीं कहा, यानी आर जीन का अपना कैरेक्टर आ रहा है, वाई जीन का अपना कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे जहां पर दो जीन अगर एक साथ आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। उन दोनों के एक्सप्रेशंस एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे तो एक तीसरे टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। ऐसे केसेस के अंदर आपको कभी भी मेंडल के वो रेशियोज नहीं मिलेंगे जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में हमको दिखाए थे लाके। इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो है डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियोज, डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। इसके पीछे का रीजन यही है कि जब एक जीन के एलिल्स के बीच में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप ना हो के कुछ और रिलेशनशिप हो, या फिर लिंकेज हो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना हो, या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन्स प्रेजेंट हो, तो ऐसे में मेंडेलियन जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो आप यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखिए, मैं आपको लिखा देता हूं।
पहला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल every gene has two alternate forms out of which one is dominant, other is recessive. It means according to Mendel there is dominant recessive relationship between two alleles of a gene. यानी मेंडल के अकॉर्डिंग तो यही होता है। नेक्स्ट लिखिए, but in nature sometimes two alleles of a gene may show other relationships than dominant recessive relationship, and also there is no independent assortment in few cases, hence the phenotypic and genotypic ratios are changed. Due to such cases, we get separate or different ratios than the Mendelian typical ratios. तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल हम डेविएशन का जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बड़ा सिंपल सा केस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और नाम है, इसे कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस, इसी का एक और नाम है सेमी डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। इसको कहते हैं सेमी डोमिनेंस और इसको कह सकते हो आप इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। अब ये नाम से समझ में आ रहा है यहां पर कि क्या हुआ होगा। यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, when the dominant allele is not completely dominant, it is known as incomplete dominance। हम एक बार इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, हम एग्जाम्पल के अंदर लेंगे 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा, और इस 4 o'clock प्लांट के अंदर जो हम कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं वो कैरेक्टर है फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर, ठीक है, देखते हैं क्या है ये फ्लावर कलर। फ्लावर कलर को एक जीन है आर जीन, वो कंट्रोल करता है, ठीक है, आर जीन कंट्रोल करेगा। देन आर जीन के 2 एलील्स हैं, ये है कैपिटल आर एलील, कैपिटल आर एलील, और ये मान लीजिए स्मॉल आर एलील। 2 एलील हो गए। नाउ कैपिटल आर एलील का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका एमआरएनए बनता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका एमआरएनए बनता है। फिर उसके बाद में जो एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो ये बनेगा कैपिटल आर एंजाइम, और इसका ट्रांसलेशन जब होगा तो ये बनेगा स्मॉल आर एंजाइम। तो ये कैपिटल आर एंजाइम बन गया, एक स्मॉल आर एंजाइम बन गया। नाउ इन एंजाइम्स के काम क्या है वो समझ लीजिए। कैपिटल आर एंजाइम एक सबस्ट्रेट को रेड ग्रेनुअल्स के अंदर कन्वर्ट करता है, रेड ग्रेनुअल्स, और स्मॉल आर एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को व्हाइट ग्रेनुअल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब सिंपल सा आप ये समझ लो कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल आर सबस्ट्रेट को रेड पिगमेंट बना देता है, और जो स्मॉल आर है वो सबस्ट्रेट को व्हाइट पिगमेंट बना देता है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा लेते हैं। हम कराएंगे एक मोनोहाइब्रिड
क्रॉस। क्या कहता है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आइए बात करते हैं। पेरेंट 1 लेना है, पेरेंट 2 लेना है। यहां पर भी जीन ऑटोजोम के ऊपर है, इसलिए मेल फीमेल कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल क्रॉस विल गिव द सेम रिजल्ट। पेरेंट 1 है कैपिटल आर, पेरेंट 2 है स्मॉल आर। ये कैपिटल आर गैमिट बनाएगा, ये स्मॉल आर गैमिट बनाएगा। दोनों पेरेंट होमोजाइगोट्स हैं, दोनों पेरेंट जो है वो प्योर लाइन है, दोनों गैमेट पेरेंट्स जो है वो ट्रू ब्रीडर्स हैं। ये बातें कर ली अपन ने। अब जो F1 बनेगी वो F1 जीनोटिपिकली कैपिटल आर स्मॉल आर होगी, लेकिन इस F1 के अंदर जो कलर आएगा वो आएगा पिंक रेदर देन रेड। ये है रेड फ्लावर वाला, ये है वाइट फ्लावर वाला। अब आप इन सब के अंदर क्या क्या कलर है वो इस स्कीम से समझ सकते हो। पेरेंट 1 के पास में दोनों कैपिटल आर हैं, तो पेरेंट 1 के पास केवल कैपिटल आर एंजाइम बनेगा, और कैपिटल आर एंजाइम बनेगा तो सारे सबस्ट्रेट रेड ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आराम से यहां पे रेड फ्लावर बनेगा। पेरेंट 2 के पास दोनों कॉपी स्मॉल आर की होगी, स्मॉल आर की कॉपी से स्मॉल आर एंजाइम बनेगा और वो व्हाइट कलर के फ्लावर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नाउ जब F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास में कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आया, तो उस प्लांट के पास फ्लावर में आर एंजाइम भी है और स्मॉल आर एंजाइम भी है। दोनों एंजाइम्स होंगे, दोनों एंजाइम अपना अपना काम कर रहे हैं। एक एंजाइम रेड ग्रेनुअल्स बना रहा है, दूसरा एंजाइम है वो व्हाइट ग्रेनुअल्स बना रहा है, और इस प्रकार दोनों एंजाइम जब अपना अपना काम करेंगे तो यहां पर देखो पिंक कलर आया। पिंक कलर क्यों आया? पिंक कलर आता है रेड कलर के डाइल्यूशन की वजह से। पिंक कलर क्यों आया? ड्यू टू डाइल्यूशन ऑफ रेड कलर, क्योंकि यहां पर व्हाइट पिगमेंट भी बना था, इसलिए रेड कलर है वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया। अब ये रेड कलर डाइल्यूट हो गया, इसलिए ये पिंक कलर आया। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कैपिटल आर इज not completely dominant over small r। यहां पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है। चलो अभी तो ये F1 हुई, अब हम बात करते हैं F2 के बारे में। F2 के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपके पास में 4 प्लांट्स बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये 4 बन गए। नाउ देखो जीनोटिपिक रेशियो तो यहां पे वही आएगा जो आना चाहिए। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 और स्मॉल आर 1। लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है इसमें 1 है रेड, 2 है पिंक और 1 है व्हाइट। तो यहां क्या हुआ? यहां पर ये रेशियो चेंज हो गया, फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। यहां देखो जीनोटिपिक रेशियो नहीं देखना है यहां पे, क्योंकि यहां एलिल का सेग्रीगेशन नॉर्मल हुआ जैसे मेंडल वाले केसेस के अंदर होता था। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो चेंज नहीं होगा। जीनोटिपिक रेशियो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक के कोई लिंकेज का केस ना हो, तब तक जीनोटिपिक रेशियो यही आता रहेगा। जब तक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चलती रहेगी मेंडल का ही जीनोटिपिक रेशियो आएगा, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाइहाइब्रिड क्रॉस हो। लेकिन अगर यहां पर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है तो फिनोटिपिक रेशियो पर फर्क पड़ेगा। ये 3:1 आना चाहिए था, लेकिन ये 1:1 आ रहा है। बस ये केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर आपको एक चीज और है वो ध्यान देने वाली है। देखो क्या चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पिंक कलर देख के ये तो बोल दिया कि आर जो है वो स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, हमने ये बोल दिया। लेकिन आप एक बार पिंक कलर का कंपोजिशन समझो तो पिंक कलर रेड प्लस व्हाइट की वजह से बना है ना,
इसका मतलब यह हुआ कि जो रिसेसिव एलिल है यानी स्मॉल आर एलिल है वो भी कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेशन दे ही रहा है। इसलिए हम जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कहते हैं कोडोमिनेंस। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ये कोडोमिनेंस ही तो है साथ साथ, यानी कैपिटल आर है उसका भी इफेक्ट आ रहा है, स्मॉल आर है उसका भी इफेक्ट आ रहा है। तो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर तो दोनों का ही इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कोडोमिनेंस समझी जानी चाहिए। ये है हमारे पास में एक एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब आप ये तो उतारोगे ही, ये उतारने के बाद में लिख लो ए कंडीशन वेयर डोमिनेंट एलील कैन नॉट कंप्लीटली hide the expression of recessive allele and the organism having both alleles, that is heterozygote, will show intermediate phenotype। ये हो गया intermediate phenotype। ये इंटरमीडिएट फिनोटाइप का एग्जाम्पल बन गया यहां पे। हमारे पास में ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक प्लांट होता है ना स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन। इस स्नैपड्रैगन प्लांट के अंदर भी सेम केस होगा। कैपिटल आर अगर होंगे तो वो रेड फ्लावर होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे तो वो पिंक फ्लावर होंगे, और स्मॉल आर होंगे तो वो व्हाइट फ्लावर होंगे। सेम कलर पैटर्न है यहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो एग प्लांट। बैंगन के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देखो बैंगन के अंदर अगर कैपिटल पी होगा तो पर्पल कलर आएगा, अगर कैपिटल पी स्मॉल पी होगा तो आपका वॉलेट कलर आएगा, और अगर स्मॉल पी होगा तो आपका व्हाइट कलर आएगा। तो ये भी सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है 1:2:1 वाले। तो ये हुआ हमारे पास में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मेंडल का रेशियो कैसे चेंज हुआ वो वाला केस। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब होता है साथ साथ दोनों एलील्स अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं। अगर हेटेरोजाइगोट बना है तो दोनों एलील्स का अपना अपना एक्सप्रेशन आएगा, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ए कंडीशन वेयर, लिख लो आप एक इसकी डेफिनेशन, ए कंडीशन वेयर expression of both alleles in heterozygous condition are visible together। अगर heterozygous condition है तो दोनों एलिल्स का एक्सप्रेशन विजिबल है, इसे कहते हैं हम कोडोमिनेंस। There is no complete dominance recessive relationship, there is no complete dominance recessive relationship। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से हमारे पास में एग्जाम्पल आएगा। बहुत फेमस एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। देखो ABO ब्लड ग्रुप कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें एक जीन चाहिए, H जीन चाहिए। ये जो H जीन है इसके वही दो एलील्स होते हैं, कैपिटल H एलील और स्मॉल h एलील। कैपिटल H और स्मॉल h एलील में से कैपिटल H एलील है वो डोमिनेंट है स्मॉल h एलील के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कैपिटल H अगर होगा तो ये कैपिटल H जो है वो अपना काम करेगा।
कैपिटल एच एलील का काम क्या है? टू ट्रांसफर एच एंटीजन। एक एच एंटीजन है और एच एंटीजन कुछ भी नहीं है, फ्यूकोज सुगर को बोलते हैं। एक फ्यूकोज सुगर होगी, मैं बताऊंगा आपको क्या है ये। वो सुगर का ट्रांसफर जो होता है उसे हम एच एलील से करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले मान लो कि कोई इंसान है, उस इंसान की आरबीसी है, ये आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की एक बाइलेयर मिलेगी, लिपिड बाइलेयर। ऐसे इस तरीके से एक लिपिड की बाइलेयर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लिपिड की बाइलेयर के अंदर कई जगह पर एक सेरेमाइड सुगर है, सेरेमाइड सुगर। तो ये सेरेमाइड सुगर जो है ये काम की पोजीशन है। इस तरीके से ये चारों तरफ से बनी हुई है। मैं इसको थोड़ा सीधा बना लेता हूं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कहीं कहीं पर सेरेमाइड सुगर है, C फॉर सेरेमाइड सुगर। ठीक है, ये ऐसे सेरेमाइड सुगर है। नाउ कोई इंसान अगर जिसका जीनोटाइप कैपिटल एच है या उसका जीनोटाइप कैपिटल एच स्मॉल एच है, तो आपको पता ही है कि कैपिटल एच स्मॉल एच या कैपिटल एच दोनों में कैपिटल एच आ ही रहा है और कैपिटल एच डोमिनेंट है, तो ये क्या करेगा? एच एंटीजन का ट्रांसफर कर देगा। एच एंटीजन का ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो क्या होगा? देखो, जो सेरेमाइड सुगर हमको दिखाई दे रही है, उस सेरेमाइड सुगर के ऊपर, मैं यहां बना लेता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, उस सेरेमाइड सुगर के ऊपर फ्यूकोज सुगर जुड़ जाती है। ये सेरेमाइड सुगर है इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो फ्यूकोज सुगर जुड़ेगी उसमें पहला सुगर होता है ग्लूकोज, उसके बाद में होता है ग्लैक्टोज, उसके बाद होता है एन एसिटल ग्लैक्टोजामीन नाग, और फिर वापस से आता है ग्लैक्टोज। तो ये हो गया हमारे पास में फ्यूकोज सुगर। इसे कहते हैं एच एंटीजन। इसका ट्रांसफर किसने किया? इसका ट्रांसफर किया है एच एलील ने। नाउ एच एलील मतलब कैपिटल एच एंजाइम, उस एंजाइम ने किया है। अब ये जो फ्यूकोज सुगर या एच एंटीजन है, इसके टर्मिनल पोजीशन पे मैं यहां एक्स लिख देता हूं, एक्स। इस एक्स के ऊपर एक और सुगर जुड़ेगी, तब ए बी या ए बी ब्लड ग्रुप आएंगे। अब वो ब्लड ग्रुप कैसे आएंगे, अब आगे पढ़ना पड़ेगा। यहां तक की कहानी एक प्रिपरेटरी फेज है, मतलब कि पहले प्रिपरेशन होती है, एच एंटीजन जुड़ता है। अब एच एंटीजन जुड़ने के बाद की कहानी समझते हैं। इतना आपने लिख लिया। अब मैं यहां पर इस फ्यूकोज सुगर को ऐसे बार बार ना लिख के एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो आप अपने आप समझ जाना। ना, ये तो कहानी हो गई एच एंटीजन की। अब हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 एलील्स होते हैं, 3 एलील्स, यानी ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। पहला एलील है IA, दूसरा एलील है IB, तीसरा एलील है IO। नाउ ये जो IA एलील है, ये एक एंजाइम बनाता है, ये भी एक एंजाइम बनाता है, और ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। IA एलील जो एंजाइम बनाता है, इसका नाम है एन एसिटिल ग्लैक्टोज एमीन ट्रांसफरेज।
एन एसिटल ग्लैक्टोज एमीन ट्रांसफरेज यानी NAG ट्रांसफरेज, एन एसिटल ग्लैक्टोज एमीन ट्रांसफरेज NAG ट्रांसफरेज। दूसरा जो एलिल है वो बनाता है ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज, ये बनाता है ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज, ये बना दिया। और ये एलिल बनाता है नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब हम इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको दोनों टाइप के रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। जैसे IA इज डोमिनेंट ओवर IO, IA डोमिनेंट है IO के ऊपर, तो जब जब IA या फिर IO ये ब्लड ग्रुप आएगा, मतलब ये जीनोटाइप आएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप A बनेगा। IB जो है वो भी IO के ऊपर डोमिनेंट है, तो जब जब IB या फिर IO ब्लड ग्रुप आएगा, तो जीनोटाइप आएगा, तो क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप B बनेगा, ब्लड ग्रुप B बनेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज IA एंड IB, ये दोनों के दोनों कोडोमिनेंट है। मतलब IA और IB जब दोनों के दोनों साथ में आएंगे तो ब्लड ग्रुप AB बनेगा, ना कि A और ना कि B। तो यहां ब्लड ग्रुप AB होगा। और आपको पता है कि जो IO है वो सबसे ज्यादा रिसेसिव है, तो जब IO जीनोटाइप साथ में आएगा तो जाके ब्लड ग्रुप O बनेगा। अब इस रिलेशनशिप को हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल सा कि IA और IB ये तो दोनों कोडोमिनेंट है और ये दोनों ही डोमिनेंट है ओवर IO, तो IO जो है उसके ऊपर ये डोमिनेंट होते हैं। चीज समझ में आई आपको ये वाली? अब अपन देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। IA एलिल का एंजाइम का नाम ये है, IB एलिल के एंजाइम का नाम ये है, और ये एंजाइम कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम है, काम नहीं करता। चलो अब बात करते हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप बनाने की। हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर तो देख ही लिया था कि किस प्रकार वो फ्यूकोज शुगर का ट्रांसफर होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, तो मैं 4 टाइप के आरबीसी ले लेता हूं। देखो ये है एक आरबीसी पहले इंसान की, ये है एक आरबीसी दूसरे इंसान की, ये है एक आरबीसी तीसरे इंसान की, और ये है एक आरबीसी चौथे इंसान की। 4 इंसान हैं, चारों की आरबीसी ले ली। नाउ इन चारों की ही आरबीसी के ऊपर फ्यूकोज शुगर तो जुड़ी हुई है, ये H एंटीजन है वो जुड़ा हुआ है। H एंटीजन का मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, फिर ग्लैक्टोज होता है, फिर एन एसिटल ग्लैक्टोज होता है, फिर ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, और टर्मिनल पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ेगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ये सारा का सारा जो मैंने लाइनिंग दिखाई है वो है H एंटीजन, ठीक है? सभी के अंदर ये H एंटीजन है या फ्यूकोज शुगर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इंसान, ऐसा इंसान जिसके पास में या तो IA जीनोटाइप है या जिसके पास IO जीनोटाइप है। O की तो टेंशन नहीं लेनी है। A अगर जीनोटाइप है तो ये क्या करेगा? NAG ट्रांसफरेज एंजाइम बनाएगा। NH, और ये H एंटीजन किसने जोड़ा? H जीन ने जोड़ा, तो ये तो पहले से काम कर लिया। अब ये पहला इंसान रहा, इसकी आरबीसी रही, और इस पहले इंसान की आरबीसी के ऊपर जितने भी फ्यूकोज शुगर हैं, उन सभी फ्यूकोज शुगर के ऊपर आपको लास्ट वाली पोजीशन पर NAG और NAG जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो आरबीसी है
ऐसी बन जाएगी और इसे ही कहते हैं हम ब्लड ग्रुप ए। हो गया ये ब्लड ग्रुप ए का काम। अब दूसरे के ऊपर वापस आते हैं। दूसरा इंसान ऐसा इंसान है जिसका जीनोटाइप या तो IB है या इसका जीनोटाइप IBIO है। तो अब इस इंसान की जो आरबीसी है वो आरबीसी ये रही और इसकी आरबीसी के ऊपर ये H एंटीजन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये रहे H एंटीजन। नाउ बी क्या करता है, ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है। तो ग्लैक्टोज ट्रांसफरेज सभी के ऊपर ग्लैक्टोज 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 ऐसे जोड़ देता है। अगर ऐसा जुड़ गया तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लड ग्रुप बी। अब उसके बाद हमारे पास में एक है इंसान ऐसा जिसके पास IAIB है। देखो जिस इंसान के पास में IA एलील भी है IB एलील भी है तो उस इंसान के पास में दोनों टाइप के एंजाइम्स बनेंगे। दोनों टाइप के एंजाइम्स बनेंगे तो दोनों एंजाइम्स अपना अपना काम करेंगे। तो ये दोनों एंजाइम्स जब अपना काम करेंगे तो ये जो इंसान होगा इस इंसान की आरबीसी के ऊपर आपको कुछ H एंटीजन पे NAG जुड़ा हुआ मिलेगा, कुछ H एंटीजन के ऊपर ग्लैक्टोज जुड़ा हुआ मिलेगा। अब देखिए यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ये मैं रैंडमली लिख रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि मैंने गिन के या किसी पैटर्न के हिसाब से लिखे हैं। जैसे एक NAG के बाद मैंने 2 ग्लैक्टोज लगा दिए तो ये 2 मैंने गिन के ऐसे नहीं लगाए हैं इंटेंशनली, ऐसे ही लिख रहा हूं। जैसे ये NAG फिर से ग्लैक्टोज फिर से एक NAG आ गया, एक और NAG आ गया, एक और मान लो NAG आ गया, एक ग्लैक्टोज आ गया। ऐसे एक ही आरबीसी के ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा ब्लड ग्रुप। और उसके बाद फाइनली लास्ट इंसान, इसके पास में IOIO है, यानी इसके पास में किसी भी टाइप का एंटीजन को ट्रांसफर करने का एंजाइम नहीं है। तो इसकी आरबीसी के ऊपर आपको मिलेगा केवल और केवल ऐसे फ्यूकोज सुगर। यहां पे कुछ भी जुड़ेगा नहीं और कुछ भी नहीं जुड़ेगा तो इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, इस इंसान का ब्लड ग्रुप आएगा O। तो ये होता है हमारे पास में ABO ब्लड ग्रुप किस तरीके से बनते हैं वो वाला। ठीक है, आपको मैंने ये भी बता दिया कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कोडोमिनेंस का मतलब क्या है। ये थर्ड एग्जांपल देखो, ये है कोडोमिनेंस। इसकी आरबीसी जब आप चेक करोगे तो आपको इसी की आरबीसी पे दोनों टाइप की शुगर्स मिलेगी, यानी कि दोनों के दोनों एलिल्स है वो अपना अपना एक्सप्रेशन अच्छे से दिखा रहे हैं। दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। नाउ आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए या बहुतों के आ भी रहा होगा कि अगर किसी इंसान का जीनोटाइप स्मॉल h हुआ तो जैसे एक आरबीसी मतलब एक इंसान है और इस इंसान का जीनोटाइप स्मॉल h है। अगर इस इंसान का जीनोटाइप स्मॉल h है तो आरबीसी के ऊपर आपको फ्यूकोज शुगर ही नहीं मिलेगी। और अगर फ्यूकोज शुगर नहीं मिलेगी तो जो IA एलील है या IB एलील है दे कांट वर्क, ये तो काम ही नहीं कर सकते और उस इंसान के अंदर सारे आरबीसी ऐसे रहेंगे बिना एंटीजन वाले। इसे कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप, बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक और टाइप का ब्लड ग्रुप जो बॉम्बे में पहले मिला था किसी इंसान के अंदर, तो ये बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप। चलो ये तो बात मैंने आपको ब्लड ग्रुप टाइप की बता दी। हम तो पढ़ रहे हैं डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो, तो पहले वो भी बात कर लेते हैं डेविएशन की। अगर एक इंसान IAIB है और इसकी शादी किसी दूसरे पार्टनर IAIB वाले से होती है तो अब यहां से आपको चार जो एग्जाम्पल्स, चार जो पॉसिबिलिटीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, IAIA, IAIB, IBIB, ये चार मिल गई। अगर आप जीनोटिपिकली बात करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 1। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो जो है
वो तो आपका वापस आया 1:2:1। लेकिन अगर आप फिनोटिपिकली बात करोगे तो यहां पर एक आदमी का ब्लड ग्रुप ए है, 2 इंसानों का ब्लड ग्रुप ए बी है और 1 इंसान का ब्लड ग्रुप बी है। तो यहां फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 ना आकर के 1:2:1 आ रहा है। मेंडल वाले रेशियो से चेंज हो गया, दैट इज नोन एज डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो। ये एबीओ ब्लड ग्रुप की कहानी हो गई। अब एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं कोडोमिनेंस का ही, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखो सिकल सेल एनीमिया भी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। हमारे पास में एक जीन है जिसका नाम है HB जीन, हीमोग्लोबिन बनाता है, बीटा चेन वाला जीन है, वो जीन है। अब इसके 2 एलील्स ले लेते हैं अपन। पहला एलील है हीमोग्लोबिन नॉर्मल एलील, N फॉर नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन S का मतलब म्यूटेंट एलील, सिकल सेल एलील। ये 2 एलील है। नाउ जिस इंसान के पास में नॉर्मल एलील होगा उस इंसान के पास में नॉर्मल आरबीसी बनेगी, आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल बनेगी जैसी होनी चाहिए। और जिस इंसान के पास में म्यूटेंट एलील होगा, बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन के ऊपर चेंज आएगा, तो उसके पास में ऐसे सिकल सेल आरबीसी बनेगी। हंसिया जो होता है घास काटने वाला, उसके जैसे शेप की आरबीसी बनती है। दैट कंडीशन इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। नाउ इस 2 एलील के साथ हम 3 जीनोटाइप बना सकते हैं। पहला हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, यानी ऐसा इंसान जिसके पास दोनों एलील्स नॉर्मल हो। दूसरा इंसान हीमोग्लोबिन नॉर्मल और हीमोग्लोबिन सिकल सेल म्यूटेंट। तीसरा इंसान हीमोग्लोबिन नॉर्मल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल, हीमोग्लोबिन सिकल सेल, दोनों म्यूटेंट है। नाउ इस इंसान के पास में सारी की सारी आरबीसी है वो नॉर्मल होगी। इस इंसान के पास में सिकल सेल एनीमिया डिजीज होगी, क्योंकि इसके पास में जितनी भी आरबीसी होगी वो सारी की सारी म्यूटेंट आरबीसी इस टाइप की होगी। और अब ये तीसरा जो बीच वाला इंसान है, इसको देखो फिनोटिपिकली ये नॉर्मल होगा, फिनोटिपिकली नॉर्मल, क्योंकि इसके पास में एक कॉपी नॉर्मल है तो इसमें बहुत सारी आरबीसी नॉर्मल बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जब इसका ब्लड निकाल के चेक करोगे तो एट मॉलिक्यूलर लेवल, ये भी कोडोमिनेंस का ही तो एग्जाम्पल हुआ, इसलिए कोडोमिनेंस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। तो अब हमारे पास में 2 केस आ गए थे। एक केस था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक केस है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों के अंदर हमको फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 1:2:1 मिलता है। तो ये दोनों के दोनों मेंडेलियन डेविएशंस के एग्जाम्पल हो गए। यहां पर एक जीन है, एक एलील है जो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, यहां पर दोनों एलील्स हैं वो साथ साथ डोमिनेंट होते हैं। चलो, इतना करने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेविएशन की, और नेक्स्ट डेविएशन है लीथल जीन्स। ये लीथल जीन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आइए बात करें। तो 3rd एग्जाम्पल हमारा रहेगा लीथल जीन। देखो, लीथल जीन कोई नया जीन नहीं है। इंसान के पास में हजारों जीन्स हैं जो उसे जिंदा बनाए रखने के लिए चाहिए। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, नॉर्मल सा जीन है। उसके बाद में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं एक सेल के अंदर, सभी रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई जीन तो काम आता है। अब लीथल जीन का मतलब क्या? ऐसा कोई भी नॉर्मल जीन जिसमें म्यूटेशन हो जाए और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो उस जीन को हम कहते हैं लीथल जीन। लीथल जीन कोई भी स्पेशल जीन नहीं है, लीथल जीन नॉर्मल जीन है।
ऐसा नॉर्मल जीन जो नॉर्मली सरवाइव करने के लिए चाहिए, लेकिन उसमें म्यूटेशन हो जाए तो डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतना नॉर्मल है कि वो बेसिक पाथवे में काम आ रहा था। अब हेक्सोकाइनेज नॉर्मल सा जीन है, लेकिन हेक्सोकाइनेज में म्यूटेशन हो जाए तो ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं चलेगी सेल्स में। ग्लाइकोलाइसिस नहीं चलेगी तो आप समझ सकते हो आगे के रिएक्शंस नहीं चलेंगे एंड फाइनली इंसान की डेथ या ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। तो हेक्सोकाइनेज तो नॉर्मल जीन है, बट म्यूटेशन होने पर ये डिजीज, म्यूटेशन होने पर ये डेथ कोज करता है, इसलिए इसे हम लीथल जीन बोल सकते हैं। तो लीथल जीन कोई भी जीन हो सकता है जिसमें म्यूटेशन से डेथ हो जाए। आप जेनेटिक डिसऑर्डर जो पढ़ते हो पेडिग्री के अंदर, वो सारे लीथल जीन के ही तो एग्जाम्पल है, क्योंकि उनमें डिजीज होने से डेथ होती है। सो लीथल जीन की डेफिनेशन लिखिए। लीथल जीन आर द जीन्स which are present at certain locus in the genome, किसी ना किसी लोकस पे तो होंगे ना, which are present at certain locus in the genome and they cause death of an organism upon mutation at certain stage of life, किसी भी स्टेज के ऊपर वो म्यूटेशन कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट लिखिए, दे आर द नॉर्मल जीन्स रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, but upon mutation they can cause death of organism, hence they are known as lethal genes. Okay, आगे लिखिए, they may be recessive lethal, dominant lethal and conditional lethal. recessive lethal भी हो सकते हैं, dominant lethal भी हो सकते हैं, conditional lethal भी हो सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं recessive lethal का। रिसेसिव लीथल का मतलब यह हुआ कि जब ये जीन अपनी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ये डेथ कोज करेगा। जैसे ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, जितने भी एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के, वो सारे रिसेसिव लीथल है। दूसरा देखो डोमिनेंट लीथल, समझ गए होंगे अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डोमिनेंट लीथल यानी अगर इंसान में एक भी कॉपी डोमिनेंट है, या जैसे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, तो वो कंडीशन में इंसान की डेथ हो जाएगी या उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ autosomal and X-linked dominant disorders। अब एक तीसरी स्पेशल कैटेगरी बनती है कंडीशनल लीथल की। कंडीशनल लीथल जीन क्या होते हैं? कंडीशनल लीथल जीन वो जीन होते हैं जो एक कंडीशन में तो लीथल नहीं है लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर लीथल है। जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की डिजीज है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वैसे तो एग्जाम्पल ऑटोसोमल डोमिनेंट का है। अगर एक इंसान अपने सेहत का ध्यान रखे तो वो आराम से भी जी सकता है, यानी कि वो एक कंडीशन, यानी जब इंसान ध्यान रखता है तब तो वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो इंसान ध्यान नहीं रखता है तब वो लीथल बन जाता है। ऐसे ही डायबिटीज वाला केस ले सकते हो आप, और बहुत सारे केस हैं। तो कंडीशनल लीथल जीन्स आर दो जीन्स विच आर लीथल इन वन कंडीशन एंड नॉर्मल इन अदर कंडीशन। जैसे फेविज्म, फेविज्म मतलब हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। तो आयरन अगर खाते रहोगे तब तो कुछ नहीं होगा, आयरन की कमी हो जाएगी तो ये डिजीज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कंडीशनल लीथल जीन। अब ये लीथल जीन वाला कॉन्सेप्ट है, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय ल्यूशियन कर्नेट, डिस्कवर्ड बाय ल्यूशियन कर्नेट in 1905, बिल्कुल ठीक है, while studying the inheritance of
inheritance of, while studying the inheritance of cot color in mice. देखो ये जो कॉट है, कॉट का मतलब होता है स्किन। जेनेटिक्स की लैंग्वेज में स्किन को कॉट कहते हैं, हमारे शरीर के ऊपर की स्किन है उसको कॉट कहते हैं। ये एग्जाम्पल समझना बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, कॉट कलर वाला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर हमको लिंकेज भी देखने को मिलेगा और लीथल जीन का तो एग्जाम्पल हम ले ही रहे हैं। नाउ आपको कहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ कॉट कलर इन माइस। देखो ये जो कॉट का कलर है, ये कॉट कलर एक वाई जीन कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय वाई जीन। वाई जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल वाई एलील और ये है स्मॉल वाई एलील। नाउ कैपिटल वाई एलील, जब आप इसको माइस के डीएनए में, जीनोम में देखोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलेगा। यहां से लेकर यहां तक जो है वो तो है कैपिटल वाई जीन, ये कैपिटल वाई जीन है, और कैपिटल वाई के ठीक आगे एकदम नजदीक में स्मॉल एल जीन है, वो लिंक्ड है। कैपिटल वाई और स्मॉल एल दोनों के दोनों लिंक्ड होते हैं, तो ये दोनों जीन एक बड़े सिंगल जीन की तरह ही आगे जाएंगे, साथ साथ ही इनका ट्रांसमिशन होता है। फिर दूसरा देखो, जब आप स्मॉल वाई को देखोगे जीनोम के अंदर, तो स्मॉल वाई यहां से लेके यहां तक स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई के ठीक आगे कैपिटल एल जीन है, वो लिंक्ड है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यहां ऑलरेडी नेचर ने, भगवान ने ऐसा बना रखा है। देखो कैपिटल वाई है वो येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये देता है येलो कलर, स्किन को येलो कलर, और जो स्मॉल वाई है वो कलरलेस व्हाइट कलर देता है, जिसे अगोटी एल्बिनो कहते हैं, सॉरी एल्बिनो कलर। एल्बिनो का मतलब होता है कलरलेस, और वैसे जेनेटिक्स की लैंग्वेज में एल्बिनो का मतलब होता है व्हाइट। व्हाइट है वो कोई कलर नहीं है, तो इसको कलरलेस बोल दिया, ये वाई जीन। नाउ जो स्मॉल एल और कैपिटल एल की कहानी है वो समझो। कैपिटल एल सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कैपिटल एल उस माइस को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन स्मॉल एल है वो लीथल है, और लीथल का मतलब ये डेथ कोज कराएगा, लेकिन ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव कंडीशन होगी तभी डेथ कोज कराएगा। अब सिंपल सी कहानी समझ लो कि माइस के अंदर स्किन का या कोट का कलर है वो वाई जीन कंट्रोल करता है। वाई जीन के दो एलील्स हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जब आप डीएनए के अंदर, जीनोम के अंदर ये एलील्स देखते हो, तो वाई के साथ स्मॉल एल और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल एल लिंक्ड है, एकदम पास पास प्रेजेंट है। तो ये इतने ज्यादा पास पास है कि क्रॉसओवर नहीं हो पाता, और ये दोनों जीन हमेशा साथ में जाएंगे, वो दोनों जीन हमेशा साथ में जाएंगे। तो आप इतनी सी बात समझो कि जहां पर भी हम कैपिटल वाई लिखेंगे उसके साथ स्मॉल एल होगा, और जहां पर भी हम स्मॉल वाई लिखेंगे उसके साथ कैपिटल एल होगा ही होगा। अब अगर हम इस केस को लेकर के हम एक क्रॉस कराएं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको कभी भी कैपिटल वाई के साथ क्रॉस नहीं करा सकते, क्योंकि कैपिटल वाई होगा तो स्मॉल एल होगा, और स्मॉल एल होगा तो इसकी डेथ हो जाएगी जाइगोट स्टेज में ही। तो ऐसा कोई चूहा नहीं मिलेगा जो येलो कलर का हो और एडल्ट हो, इस मतलब डोमिनेंट होमोजाइगोट हो और एडल्ट हो, ऐसा तो मिलेगा नहीं। तो आप ये वाला क्रॉस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्रॉस तो आप करा ही नहीं सकते, क्योंकि ये होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमको यहां पर हेट्रोजाइगोट से क्रॉस कराना पड़ेगा, स्टार्टिंग ही हेट्रोजाइगोट से करानी पड़ेगी। कैसे? देखो कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल एल, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल एल, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल एल, कैपिटल स्मॉल वाई के साथ कैपिटल एल। अच्छा एक चीज और, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, कैपिटल एल इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एल, ये भी याद रखना है। कैपिटल एल अगर आया
तो जिंदा रहेगा माइस, क्योंकि वो स्मॉल एल पे डोमिनेंट है, और अगर कैपिटल वाई आया तो वो जिंदा मतलब उसका येलो कलर होगा, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है। दोनों के अंदर रिलेशनशिप तो डोमिनेंस वाला है, डोमिनेंट रिसेसिव, बट दिक्कत और आती है ना कुछ। चलो अब देखो, यहां से जब हम क्रॉस कराते हैं तो नो डाउट गैमिट तो बन ही जाएगा, और गैमिट का फ्यूजन भी हो जाएगा, तो एक जाइगोट बनेगा। F2 जाइगोट देखो कौन कौन से बनते हैं, ये जाइगोट्स बना रहा हूं मैं। अब जाइगोट्स में पहला जाइगोट बना कैपिटल वाई यानी स्मॉल एल स्मॉल एल। दूसरा जाइगोट बना कैपिटल वाई स्मॉल एल कैपिटल एल। तीसरा जाइगोट बना कैपिटल वाई स्मॉल एल कैपिटल एल। और चौथा जाइगोट बना स्मॉल एल यानी कैपिटल एल स्मॉल वाई कैपिटल एल कैपिटल एल। ये पेरेंट है वो येलो है क्योंकि कैपिटल वाई है, ये पेरेंट है वो भी येलो है, कैपिटल वाई है। नाउ जाइगोट्स तो बन गए, लेकिन आपको ये पता है कि जहां स्मॉल एल एक साथ आएगा वो मर जाएगा, जाइगोट अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर ही खत्म हो जाता है, तो ये तो मर गया चूहा। इसलिए ये येलो डेफिनेटली बनेगा, जिंदा रहेगा, क्योंकि कैपिटल एल है कैपिटल एल है कैपिटल एल है, तो ये तीनों जिंदा रहेंगे। ये बनेगा येलो, ये भी बनेगा येलो, और ये बनेगा आपका व्हाइट या एल्बिनो। तो आपका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो यहां तो दोनों ही चेंज हो गए। आपको जीनोटिपिक रेशियो है वो 2:1 मिल रहा है, ये दो एक जैसे, जीनोटाइप में ये एक जैसा, और जो फिनोटिपिक रेशियो है ये भी आपको 2:1 ही मिल रहा है। ये तो एक मिलेगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं बचेगा। तो जीनोटिपिक रेशियो भी चेंज, फिनोटिपिक ये तो और भी केस हो गया, 4 ही नहीं बन रहे, यहां तो टोटली 3 बन रहे हैं। इसे कहते हैं लीथल जीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कोई भी जीन है वो लीथल हो सकता है। ये एक इंटरेस्टिंग सा केस था, तो हमने इसको एज एग्जांपल ले लिया। चलो अब आगे बात करते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में। मल्टीपल एलील एक स्पेशल केस है। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या हुआ? हमने अब तक तो यही पढ़ा था, और मेंडल को भी यही पता था कि भाई एक जीन के 2 एलील्स होते हैं, मतलब एक फैक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 2 कॉपीज होते हैं। मेंडल को जितना पता था उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील्स, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि एक जीन है ए जीन। सबसे पहले नेचर के अंदर जब लाइफ का शुरुआत हुआ था तो सीधे ही तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बने नहीं थे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही थे पहले। तो हुआ क्या कि सबसे पहले हर जीन की एक कॉपी ही हुआ करती थी, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही होते थे। फिर अचानक कोई जीनोम डुप्लीकेशन हुआ तो डिप्लॉइड बन गए। अब डिप्लॉइड बनने के बाद उनके जो जीन्स थे उनमें म्यूटेशंस हुए, एक एक दो दो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुए और नए नए सीक्वेंस बनते गए। इन्हीं को हम मल्टीपल एलील्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए जीन है, इस ए जीन का सीक्वेंस मान लो एक बार के लिए ATGCCGTAATGGA ऐसा कुछ है, लंबा सा ये डीएनए होगा, और इसके सामने TACGGCATTACCT, ये हो गया कैपिटल ए एलील। मान लो एक बार कि कैपिटल ए का जीनोटिपिक सीक्वेंस जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये है, तो इसको हम कैपिटल ए बोलते हैं। अब इसके अंदर म्यूटेशन हुआ, और जब इसमें म्यूटेशन हुआ तो कहीं ना कहीं से 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं। जैसे पहला तो कैपिटल ए है, दूसरा टी की जगह जी आ गया, तीसरा सही है, चौथा पांचवा छठा सही है, बाकी सारे के सारे सही है, और एक और लास्ट में बदल देते हैं, चलो जी की जगह सी आ गया। अब ये टी सी सी जी जी सी ए टी टी ए सी जी टी, देखो यहां पहला और दूसरा अगर आप सीक्वेंस चेक करोगे तो ये सेकंड पोजीशन और सेकंड लास्ट पोजीशन है वो चेंज हुई है, बाकी सारा सेम है। तो हो सकता है कि इनके चेंज होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो,
मतलब कि जीन ही कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है, एक आधा न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, बेस पेयर चेंज हुआ तो एक आधा अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा जो कि यहां बनने वाला था। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रेच है वही पूरा चेंज हो गया। आप अब इसे कैपिटल ए तो नहीं कह सकते, क्योंकि कैपिटल ए का तो ये सीक्वेंस होता है, आप इसे कैपिटल ए तो नहीं कहोगे, तो आपने क्या कहा, इसको स्मॉल ए कहना शुरू कर दिया, और ये नॉन फंक्शनल हो गया, स्मॉल ए कहना शुरू कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये नॉन फंक्शनल ही हो, बट स्मॉल ए बन गया। यहां तक तो कहानी आती है डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की। अब होता क्या है कि नेचर है भाई, नेचर के अंदर म्यूटेशंस कभी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, और एक आधा म्यूटेशन हो गया। अब जब और एक आधा म्यूटेशन हुआ तो पता चला कि कुछ और सीक्वेंस चेंज हो गया, जैसे इसमें म्यूटेशन करा दो या इसमें करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मतलब है कि एक और टाइप का सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे ए टी जी सी सी, और फिर जो जी आ रहा था वो टी बन गया, फिर टी है, फिर ए है, फिर ये वाला टी है, मान लो सी बन गया, फिर जी है और ए है। चलो टी ए सी जी जी ए टी टी जी सी सी टी, ये बन गया। अब है तो ये वही जीन, एक दो न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एक तीसरा सीक्वेंस और बन गया है, तो आप इसको ए डैश कह दो, कुछ भी एक नया और इसके लिए जो है वो सिंबल बनाना पड़ेगा। इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलील्स। हमने अभी तक पढ़ा था कि मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन के दो ही एलील्स होते हैं, लेकिन नेचर के अंदर जब आप देखोगे तो आपको उसी जीन के और सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलील्स। नो डाउट आपके पास में एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म only 2 copies of a gene are present. एक जीन के 2 कॉपी ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपके पास में अगर कोई एक इंसान होगा तो या तो उसमें कैपिटल ए स्मॉल ए मिलेगा, या कैपिटल ए डैश मिलेगा, या ए डैश मिलेगा, या जैसे कैपिटल ए मिल गया, स्मॉल ए मिल गया, ए डैश मिल गया। कैपिटल ए हो सकता है किसी इंसान के पास में कैपिटल ए कंडीशन हो, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, या कैपिटल ए डैश हो सकता है स्मॉल ए हो, स्मॉल ए डैश हो, या हो सकता है आपके पास ए डैश कंडीशन हो। तो यही मिल सकता है एक इंसान के पास या एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास। मल्टीपल एलील कब मिलेगा, तो मल्टीपल हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लाइन जो मैं लिखा रहा था वो ये थी कि मल्टीपल एलील्स आर स्टडीड इन ए पॉपुलेशन। आप लिख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो गया था। लास्ट लाइन था कि मल्टीपल एलील्स आर स्टडीड इन पॉपुलेशंस, क्योंकि आप इंडिविजुअल में देखोगे तो आपको सिर्फ 2 ही एलील्स मिलेंगे, इसलिए इंडिविजुअल के अंदर तो हम ये स्टडी कर नहीं सकते। नाउ आगे लिखिए आप कि मल्टीपल एलील्स आर ऑल्सो नोन एज एलेलिक सीरीज। मल्टीपल एलील्स आर ऑल्सो नोन एज एलेलिक series, are also known as allelic series. When more than 2 alternative forms of a gene are present in a population, the condition is known as multiple allele. For example, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए डैश एटसेट्रा, जैसे IA, IB, IO एटसेट्रा। तो ये मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल हो गए। आगे लिखिए, मल्टीपल एलील्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशंस। मल्टीपल एलील्स है वो म्यूटेशंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट एक और लाइन लिखिए, देयर मे बी डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप और कोडोमिनेंस
बिटवीन द एलील्स ऑफ ए जीन। अब देखो यहां पर दोनों टाइप की रिलेशनशिप्स मिल सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब अपन एग्जांपल्स देखेंगे मल्टीपल एलील्स के। मल्टीपल एलील का पहला एग्जांपल है डक फीदर पैटर्न। डक फीदर पैटर्न। डक्स के अंदर फीदर के पैटर्न को एक एम जीन है वो कंट्रोल करता है, एम जीन। और इस एम जीन के 3 एलील्स होते हैं। एक होता है एम आर, एक होता है एम डी, एम सिंपल एम है, और तीसरा है एम डी। इनमें से जो एम आर है वो रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न बनाता है, और एम जो है वो बनाता है मालार्ड पैटर्न। ये पैटर्न है, गूगल करके देख लीजिएगा एक बार, मालार्ड। और जो डी है वो बनाता है डस्की। ये 3 टाइप के पैटर्न्स बनते हैं डक के अंदर फीदर्स को लेकर के। अब 3 एलिल्स तो हो गए, इन तीनों एलिल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो ये जो 3 एलिल है इनमें से एम आर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, यानी जहां एम आर आएगा वहां और कोई का एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसके बाद में एम डोमिनेंट है, और सबसे रिसेसिव जो है वो एम डी है, यानी एम डी सिर्फ तभी एक्सप्रेशन शो करेगा जब वो अपने ही दूसरे एलिल के साथ में, अपने जैसे एलिल के साथ में प्रेजेंट होगा। अब इन 3 एलिल्स को लेकर मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो देखो, एक इंडिविजुअल में तो 2 एलील होंगे, या तो एम आर होगा, या एम आर एम होगा, या एम आर एम डी होगा। मल्टीपल एलील्स के केस में मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 डिवाइडेड बाय 2, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलील्स। एलील्स का कितना नंबर है? जैसे हम इस केस में 3 एलील्स हैं, तो 3 एलील्स के लिए देखते हैं 3+1 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आया आपका 6। यानी यहां 6 जीनोटाइप्स पॉसिबल है। कौन कौन से? एम आर 1, एम आर एम 2, एम आर एम डी 3। और क्योंकि इनमें सब में एम आर सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, तो इन तीनों जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड। ये फिनोटाइप हो गया। उसके बाद में एम एम या एम एम डी, ये 2 जो जीनोटाइप्स हैं उनका फिनोटाइप क्या होगा? मालार्ड। फिर इसके बाद में एक लास्ट बचता है एम डी, ये डस्की होगा। तो आप समझ सकते हो इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है जीनोटाइप बनाने की। ये मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। सो ये हुआ डक फीदर पैटर्न का हमारे पास एक बहुत सिंपल सा बढ़िया सा एग्जांपल। फॉर्मूला याद रखना, n+1/2 मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स बनाने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में मल्टीपल एलील्स है वो मेंडल का सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो वही आएगा। फिनोटिपिक रेशियो डिपेंड करेगा क्या रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप। अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप शायद डिटेल में समझ लिया है, तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर 3 एलील्स होते हैं, और ये 3 एलील्स कौन कौन से हैं? IA, IB, IO। और ये 3 एलील्स हैं, तो आप 3+1 डिवाइडेड बाय 2 करके 6 टाइप के जीनोटाइप बना सकते हो। IA, IB, IA, IO, ये तो 3 हो गए IA के लिए।
अब क्योंकि यहां रिलेशनशिप भी आपको पता है, IA IB तो है कोडोमिनेंट और IO के ऊपर दोनों डोमिनेंट है, तो ये बना ब्लड ग्रुप A, ये बना ब्लड ग्रुप AB, ये बना ब्लड ग्रुप A। आप IB IO देख लो तो ये ब्लड ग्रुप B हो जाएंगे दोनों, और एक लास्ट जीनोटाइप ये भी पॉसिबल है ब्लड ग्रुप O का। 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहां पर जीनोटाइप्स बन रहे हैं। एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। कॉट कलर इन रैबिट। कॉट कलर इन रैबिट। यहां 4 एलील्स है, तो पहले तो आप बिना देखे ये बताओ कि 4 एलील्स अगर है तो मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने बनेंगे? 10। ये तो आ गया 10। अब ये 4 एलील कौन कौन से हैं? पहला एलील है C+। C+ डार्क कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये जो डार्क कलर है वो वाइल्ड कलर है, ये वाइल्ड कलर है। उसके बाद में CCH, ये है चिंचिला कलर। उसके बाद में CH, ये है हिमालयन कलर, ना तो डार्क है ना पूरा का पूरा वाइट है, थोड़ा इंटरमीडिएट टाइप सा है। और ये है एक सिंपल C, ये एल्बिनो। और आपको पता है जेनेटिक्स की लैंग्वेज में एल्बिनो का मतलब क्या होता है? एल्बिनो का मतलब वाइट होता है। 4 तो हो गए एलिल्स। इन चारों एलिल्स में रिलेशनशिप क्या है? C+ सबसे ज्यादा डोमिनेंट, उसके बाद में CCH डोमिनेंट, उसके बाद में CH, और C जो है वो सबसे ज्यादा रिसेसिव। और अब हमारे पास में 10 जीनोटाइप कैसे बनेंगे? सिंपल है, C+ के साथ C+, C+ के साथ CCH, C+ के साथ CH, C+ के साथ C। ये हो गए 4 हमारे डार्क कलर के। उसके बाद में दूसरे को देखो, CH के साथ CH, CCH के साथ CH, CCH के साथ सिंपल C। ये हो गए सारे चिंचिला। कितने हो गए? 4 और 3 7। उसके बाद में CH के साथ CH और CH के साथ C। ये हो गए 2 हिमालयन। और लास्ट बचा CC, ये हो गया एल्बिनो। यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि अगर कोई एलील्स X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो, व्हेन एलील्स आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, व्हेन एलील्स आर प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम। तो देखो पहले हम 2 एलील्स के बारे में ही बात करते हैं। सपोज करिए कि एक जीन है, जीन A। इस जीन A के 2 एलील है, एक कैपिटल A एक स्मॉल a, 2 ही एलील्स हैं। तो अब बताइए कि 2 एलील्स को लेकर यहां जीनोटाइप कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहले हम फीमेल की बात करें। देखो फीमेल के पास 2 X होते हैं, तो फीमेल के पास में उतने ही जीनोटाइप्स बनेंगे जैसे ऑटोजोम्स के लिए बनते हैं नॉर्मली। यानी उसके एक X पे कैपिटल A हो सकता है, दूसरे पे भी कैपिटल A हो सकता है। इसके पास में एक A पे कैपिटल A हो सकता है, दूसरे पे स्मॉल a हो सकता है। हो सकता है फीमेल के पास दोनों ही X के ऊपर स्मॉल a हो। तो यहां फीमेल 3 टाइप की हो गई, ये तो 3 टाइप्स की हो गई। लेकिन अगर आप मेल्स को देखोगे तो मेल्स के पास में तो एक ही X है, दूसरा तो Y है, इसलिए इसके X पे या तो कैपिटल A हो सकता है या स्मॉल a हो सकता है। तो ये तो 2 टाइप का ही हुआ। मतलब ये हुआ कि जितने टाइप के एलिल्स होंगे मेल्स उतने ही टाइप के हो सकते हैं। 2 एलिल्स हैं तो 2 टाइप के मेल, 3 एलिल्स होते तो 3 टाइप के मेल, और 4 एलिल्स होते तो 4 टाइप के मेल। जबकि फीमेल्स है उसके कॉम्बिनेशन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की तरह ही बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, फीमेल के लिए तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेल के लिए आपको ओनली n फॉर्मूला ही, मतलब n ही देखना पड़ेगा, जितने एलिल उतने कॉम्बिनेशन। ये हो गया मेल के बारे में। अब एक और बात आती है कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की,
तो पॉपुलेशन के अंदर फीमेल भी होती है, मेल भी होते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों होते हैं। तो पॉपुलेशन में टोटल कितने जीनोटाइप्स बन रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस n करोगे। चीज समझ में आई? जैसे अगर मैं कहूं कि 2 एलील्स हैं, इन 2 एलील्स को लेके फीमेल्स कितने टाइप की हो सकती है, तो आप 2+1 डिवाइडेड बाई 2 करके देखो, आपका आंसर 3 आएगा। मतलब 3 टाइप की फीमेल हो सकती है। 2 एलील्स को लेकर के मेल कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के। पूरी पॉपुलेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप्स बने इनको लेकर के, 5। 3 तो ये रही, 2 ये रहे, 5। आपको दोनों को ऐड करना है। चलो एक एग्जाम्पल आप करके बताओ। अगर 3 एलील्स हैं और X लिंक्ड है, तो बताओ कितने टाइप के मेल्स, कितने टाइप के फीमेल्स, और टोटल पॉपुलेशन में कितने टाइप के जीनोटाइप होंगे। ये आप करके बताओ और कमेंट के अंदर बताना। अब एक और केस लेते हैं, स्पेशल है, RH फैक्टर। RH फैक्टर, सबसे पहले तो RH फैक्टर क्या है वो समझ लो। RH प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन है एक अमोनियम ट्रांसपोर्टर। अमोनियम ट्रांसपोर्टर ये प्रेजेंट होता है आरबीसी मेम्ब्रेन के अंदर, प्रेजेंट इन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 12 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पान करता है, 12 टाइम्स स्पान द मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यदि हम ये आरबीसी की मेम्ब्रेन बनाए, इस तरीके से आरबीसी बनाए, तो इस आरबीसी की मेम्ब्रेन को ये ऐसे 12 टाइम्स स्पान करेगा। तो ये RH प्रोटीन के बारे में छोटी मोटी जानकारी है। नाउ RH फैक्टर को लेकर के ब्लड ग्रुप सिस्टम बनते हैं। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाता है। आपको पता है इंसानों के अंदर टोटल 35 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स 35 टाइप्स में से जो फर्स्ट है, सबसे फेमस, जो मोस्ट फेमस है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट फेमस एबीओ ब्लड ग्रुप है। और सेकंड मोस्ट फेमस जो आता है, सेकंड मोस्ट फेमस आता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आप कुछ डेफिनेशन, कुछ लाइंस लिख लीजिए, यहां पे लिखिए। RH का मतलब है रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर एक इनहेरिटेड प्रोटीन होता है। RH आपको पता है रीसस मंकी से सबसे पहले किया था। लिखिए, रीसस फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन। रीसस फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, इसको आप थोड़ा सा इंफॉर्मेटिंग वे के अंदर लिख लीजिएगा। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। The RH blood group system is one of the 35 known blood group systems. The RH blood group system is one of the 35 known blood group systems in humans. In humans, देखिए, after ABO blood group, it is the second most important blood group system. Now, this system is consist of 50 antigens. 50 एंटीजन्स का बना होता है। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ 50 एंटीजन। इन 50 एंटीजन्स में से 5 आर इंपॉर्टेंट। 5 आर इंपॉर्टेंट। और 5 इंपॉर्टेंट एंटीजन्स कौन से हैं? कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई। ये 5 एंटीजन्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सी एंटीजन, स्मॉल सी एंटीजन, कैपिटल डी एंटीजन, कैपिटल ई एंटीजन। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, देयर इज नो स्मॉल डी, देयर इज
नो स्मॉल डी एंटीजन। स्मॉल डी एंटीजन नहीं होता है, कैपिटल डी ही होता है, स्मॉल डी एंटीजन नहीं है यहां पे। नाउ आफ्टर दिस, अगर कैपिटल डी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि RH पॉजिटिव है, और अगर कैपिटल डी एब्सेंट है तो हम कहेंगे RH नेगेटिव है। तो इन पांचों में से भी पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डी के ऊपर डिपेंड करता है, और डी जो है वो होगा तो RH पॉजिटिव, नहीं होगा तो RH नेगेटिव। ओके, इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। आपको यह याद रखना है कि RH फैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 8 एलील्स। 8 एलील्स होते हैं, 8 टोटल 8। अब यहां से दो टाइप के वैज्ञानिकों की थॉट्स हैं, दो टाइप के साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट है विनर, और जो विनर को फॉलो करते हैं वो विनर की साइड में है, तो इसे कहते हैं विनर हाइपोथेसिस। ध्यान से समझिएगा, हाइपोथेसिस। विनर हाइपोथेसिस क्या कहती है? विनर हाइपोथेसिस कहती है कि जो 8 एलील्स हैं, इन 8 एलील्स की पोजीशन सेम है। हां, एक इंसान में तो 2 ही मिलेंगे, लेकिन जब सभी लोगों को देखते हैं तो वो अलग अलग एलील भी सेम पोजीशन पे मिलते हैं। इनकी पोजीशन जो होती है वो फर्स्ट क्रोमोसोम पे होती है, फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर होती है। फर्स्ट क्रोमोसोम पी आर्म 34 बैंड और 36 बैंड जो है वहां पर होती है ये RH फैक्टर, RH जीन की। विनर हाइपोथेसिस कहती है कि ऑल 8 एलील्स बिलोंग टू सेम लोकस, hence they are the example of multiple alleles। क्योंकि ये आठों के आठों जो एलील्स हैं उनकी पोजीशन सेम है, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। अब दूसरे साइंटिस्टों की थॉट्स क्या कहती है? फिशर एंड रेस हाइपोथेसिस। फिशर एंड रेस नाम के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो थॉट बताई अपनी वो देखिए। फिशर एंड रेस हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो 8 एलील है वो अलग अलग 3 पोजीशन से बिलोंग करते हैं, मतलब 3 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर है। 8 एलील्स बिलोंग टू 3 डिफरेंट लोकस या 3 डिफरेंट पोजीशंस। ये 3 डिफरेंट पोजीशन से बिलोंग करते हैं, हैंस they are the example of pseudogene। they are the example of pseudoalleles। pseudoalleles का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूं कि pseudoalleles और मल्टीपल एलील्स में क्या डिफरेंस है। तब तक आप एक काम करो, आप ये बताओ कि अगर RH फैक्टर को 8 एलील्स कंट्रोल करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन में मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने हो सकते हैं। मैंने फॉर्मूला बताया है मल्टीपल एलील्स में पॉसिबल जीनोटाइप्स कैलकुलेट करने का, तो आप बताओ कि कितने हो सकते हैं। तब तक मैं आपको बताता हूं कि मल्टीपल एलील्स और स्यूडो एलील्स में क्या फर्क है। स्यूडो एलील्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल एलील्स वो एलील्स होते हैं जो एक ही फंक्शन शो करते हैं, सेम फंक्शन। स्यूडो एलील्स भी वही होते हैं जो सेम फंक्शन शो करते हैं, सेम फंक्शन। और जो सेम फंक्शन शो करेंगे उनकी लोकस, उनकी पोजीशन भी सेम होती है जीनोम में, सेम फंक्शन एंड सेम पोजीशन। इनको कहते हैं मल्टीपल एलील्स। स्यूडो एलील्स उन्हें कहते हैं जिनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट पोजीशन। फंक्शन तो सेम है
लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, सो दे आर नोन एज स्यूडो एलिल्स रेदर देन मल्टीपल एलिल्स। तो ये हुआ हमारे पास में डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। अब आप ये जितना भी पढ़ाया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे जीन जीन इंटरेक्शन के साथ में, तब तक आप लोग शेयर वेयर करते रहिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।